आई होप यू आर ऑल वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम ये सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और इसके साथ ही हम आज 9 और 10th का जीएस सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के बाद। आपको मालूम है कि हम TRE 2 के जीएस सेक्शन की बात कर रहे हैं 40 नंबर का, और इससे पहले हम 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10th के जीएस सेक्शन पे बात कर चुके हैं और ये 9, 10th का आज लास्ट वीडियो है। इसके साथ जीएस सेक्शन 9, 10 का खत्म हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे 11 और 12 का। आइए तो बात करते हैं 61। इससे पहले क्वेश्चन बात हो चुकी है। कहता है कि जुब्बा सहनी बिहार के किस जिले से संबंधित है? जुब्बा सहनी बिहार के किस जिले से संबंधित है रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त है? ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित रखते हैं जुब्बा सहनी। जुब्बा सहनी जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित रखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दो तरह के स्रोत होते हैं ऊर्जा का। पहला होता है पारंपरिक, दूसरा होता है गैर पारंपरिक। इंग्लिश में कहते हैं इसे कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स हैं जिसके अंतर्गत जो है वो जो ऊर्जा जो एनर्जी है जो हमारे पास जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो सोर्स जो है वो नॉन रीनेबल है। नॉन रीनेबल है यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर वो सोर्स, ऊर्जा का वो सोर्स आता है जिसको फिर से हम नहीं बना सकते हैं। जो एक बार बन गया तो बन गया, और एक बार जब खत्म हो जाएगा तो फिर इसको बनाना बहुत मुश्किल है, हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये नॉन रीनेबल है, फिर से नहीं बन सकता है। इसे ही कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, वो स्रोत जो फिर से नहीं बन सकता है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा होगा? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा आपका कोयला। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ये सब ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहां पूछता है कौन नहीं है, तो ये पवन ऊर्जा जो है, पवन विंड जो है, विंड, ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ये क्या है तब? ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कि यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कौन कौन सा होता है? विंड, जैसे कि अभी यहां दिया हुआ है, टाइड्स होता है, उसके बाद होता है सोलर, फिर होता है नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब जो होता है वो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। जैसे कि यहाँ पवन ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है। और कन्वेंशनल में क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल में हो जाएगा ऑयल हो जाएगा आपको, कन्वेंशनल हो जाएगा नेचुरल गैस हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएगा आपको कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में हो जाएगा आपको कोयल हो जाएगा, कन्वेंशनल में हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ये सब जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, यानी कि एक मर्तबा बन गया तो बन गया, रीनेबल नहीं हो सकता है, नॉन रीनेबल है। और ये जो है वो रीनेबल है, मतलब अनलिमिटेड है, ये खत्म होने वाला चीज नहीं है, इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्लियर ना? क्लियर हो गया होगा। और इस दोनों को आप अपने कॉपी में लिखिएगा ताकि आप फिर अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 63। कहता है कि 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? किसने किया? अब यहाँ तो अफगान लिखा हुआ है, ईरान लिखा हुआ है, मुगल लिखा हुआ है। अब जहां तक मैं जानता हूं तो एक थे जिनका नाम था तात्या टोपे। इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को हेल्प किया था ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई नाम ही नहीं है।
आंसर होना चाहिए तात्या टोपे। ठीक है ना, तात्या टोपे। अगर ये याद रहिए, मतलब अगर नहीं है तो आप कॉपी नोट कर लीजिए। तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को मदद किया था ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए। ठीक है ना। आइए 64 नंबर क्वेश्चन है कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? 1863 में वो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास किया था? तो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वाले पहले भारतीय, इसका नाम था सत्येंद्र ठाकुर। सत्येंद्र ठाकुर। ये सत्येंद्र ठाकुर थे कौन? ये थे एल्डर ब्रदर, आपको सुन करके अच्छा लगेगा, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ये। रविंद्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर या सत्येंद्रनाथ टैगोर, इसे भी कहा गया है। ये एल्डर ब्रदर थे रविंद्रनाथ टैगोर के। इन्होंने 1863 में प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस पास किया था, और इनको मुंबई कैडर मिला था। मुंबई कैडर दिया गया था, मुंबई कैडर दिया गया था। है ना। कब के थे? 1800 लगभग किए थे 1863 में, लगभग 1863 में। हाँ भाई 1863 में ही किए थे लगभग, आई होप। हाँ 1863 में। ठीक है ना, क्लियर। आइए, कहता है कि किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारा? लोकहितवादी किन समाज सुधारक को कहते हैं? इनका नाम था, जो समाज सुधारक थे उनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। इनको शॉर्ट में कहा जाता था GH देशमुख। ठीक है ना। आइए, कहता है कि किस वर्ष मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि सर सैयद, ये भी लिखिए, अहमद खान, इन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया था अलीगढ़ में 1875 में। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका। और 1920 में ये कॉलेज जो है वो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 1920 में। आज उसको AMU के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। आइए 67 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि हिंदू मेला किसने संगठित किया? ये हिंदू मेला जो था वो संगठित करने वाले थे, उनका नाम था नवगोपाल मित्र। नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला संगठित किया था। 1867 में नवगोपाल मित्र ने। कहता है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 68 नंबर। पटना कॉलेज की स्थापना जो है वो 9 जनवरी 1863 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 9 जनवरी 1863 को हुआ था पटना कॉलेज का स्थापना। कहता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 15 जुलाई 1913 को, डेट याद रखिए, 15 जुलाई 1913 को हुआ था US में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कई मतलब क्वेश्चन आया है, मैं एक्सप्लेन किया हूं। एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INA का प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में एनी बेसेंट। क्लियर? आज यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। हम 1 to 5 का, 6 to 8 का और आज 9, 10th का
जीएस सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं 40 नंबर का विथ डिटेल डिस्कशन के साथ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां इसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देखेंगे और इसका बहुत फायदा उठाएंगे, कॉपी में नोट करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको इससे बहुत फायदा होगा, मैं यकीन से कहता हूं। अगर आप ये तमाम जीएस सेक्शन को देखेंगे और इसको कॉपी में नोट करेंगे और हर पॉइंट को आप देखेंगे, तो मैं कहता हूं कि इतने वीडियो से आपको 10, 15, 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 10-15 नंबर तो मिल जाएंगे। 10-15 नंबर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 25-30 नंबर मिलेंगे, नो नेवर। 10 से 15 नंबर तो आपको यहां से मिल जाएंगे इस वीडियो से। इस वीडियो के तमाम, अगर आप जीएस के सेक्शन के वीडियो को देख लेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन को भी वीडियो को भी नोट करेंगे, तो 10-15 नंबर तो आपको यहां से मिल जाएंगे जीएस सेक्शन में। ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, योर लाइफ योर चॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपकी मर्जी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे 11-12 के जीएस सेक्शन की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।